हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा लेक्चर है इफेक्ट ऑफ स्लिप ऑन रोटर पैरामीटर्स। रोटर पैरामीटर्स लाइक रोटर फ्रीक्वेंसी, रोटर इंड्यूस ईएमएफ, रोटर रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस, रोटर पावर फैक्टर, रोटर करंट। अब इसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे और कुछ रिलेशंस ड्राइव करेंगे। तो अगर मैं प्रीवियस लेक्चर की बात करूं तो जस्ट आपके सामने उस प्रीवियस लेक्चर का एक पेज आपके सामने ओपन कर रखा है मैंने, जिसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला या एक रिलेशन जो इक्वेशन नंबर 3 है आपकी, एफ आर इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ एफ, ये ड्राइव करके दिखाया था। जिसमें एफ आर क्या है हमारा रोटर फ्रीक्वेंसी और एफ क्या हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी और एस स्लिप हमको अच्छे से याद है, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, परसेंटेज की बात तो मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अगर हम इस स्लिप को रोटर के पैरामीटर्स पे अप्लाई करें और देखें क्या क्या उसके पैरामीटर में चेंज आता है, तो फर्स्ट वन जो है इफेक्ट ऑन रोटर फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। तो हमको रिलेशन भी मिल गया, एफ आर इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ एफ, वेयर एफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो कि हमारी 50 हर्ट्ज होती है। लेट्स से आपकी जो स्लिप है वो 6% है, मतलब 0.6। तो हम कैसे निकालेंगे रोटर की फ्रीक्वेंसी, 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 50, तो कितना निकल के आएगा आपका 3 हर्ट्ज। ठीक, ये रोटर की फ्रीक्वेंसी हो गई ना। इसका जो सेकंड पैरामीटर है वो है आपका रोटर इंड्यूस ईएमएफ, जस्ट आपके स्क्रीन के सामने। तो हमने अपनी इंडक्शन मोटर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक रनिंग कंडीशन और एक आपकी स्टैंड स्टिल या फिर स्टेशनरी, जब रोटर रोटेट नहीं कर रहा हो। इस केस में हमारे जो वेरिएबल्स होंगे E2, R2, X2, I2, Phi2, cos ऑफ Phi2, ये सब पैरामीटर कब है, जब आपकी मोटर स्टैंड स्टिल पे। और अब जब रनिंग कंडीशन में आएगी तो इन पैरामीटर्स पे हम R पुट करते जाएंगे, जैसे E2R, I2R, X2R, Z2R। तो R रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रनिंग कंडीशन। तो रोटर इंड्यूस ईएमएफ के केस में हमने एज्यूम किया कि E2 है वो आपका रोटर इंड्यूस ईएमएफ है पर फेज एनालिसिस रहती है हमारी ऑन स्टैंड स्टिल कंडीशन। और जो E2R है आपका वो हमारा रोटर इंड्यूस ईएमएफ है लेकिन रनिंग कंडीशन पे। देन हमने ड्राइव किया, कैसे ड्राइव किया, तो हमें पता है कि E2 जो है प्रोपोर्शनल टू NS क्या हमारी सिंक्रोनस स्पीड। भाई इंड्यूस ईएमएफ किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्पीड के। देन E2R जो है प्रोपोर्शनल टू स्लिप स्पीड, मतलब NS माइनस NR। दोनों इक्वेशंस का हमने रेशियो लिया और आपको एक रिलेशन मिला कि E2R इज इक्वल टू S टाइम्स ऑफ E2। रेक्टेंगुलर बॉक्स में हमने इसको बंद कर लिया। ये एक रिलेशन हो गया, मतलब दो पैरामीटर पे इफेक्ट में स्टडी कर लिया। पहला था हमारा एफ आर इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ एफ, सेकेंड हमारा मिला E2R इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ E2। नाउ कम टू द थर्ड, इफेक्ट ऑन रोटर रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। तो अगर हम टाइप्स ऑफ रोटर की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप्स के थे, स्क्वायरल केज रोटर और वुंड रोटर। स्क्वायरल केज रोटर है उसका रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल, और वी कैन से कि जनरली हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन स्लिप रिंग रोटर की जब हम बात करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं हाई रेजिस्टेंस होता है। लेकिन रेजिस्टेंस के बारे में एक चीज़ ये है कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं होता। तो चाहे आपकी मोटर रन कर रही हो चाहे मोटर आपकी स्टैंड स्टिल पे हो, दोनों ही केस में आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो R2 इज़ नॉट चेंजेबल, मतलब चाहे स्टैंड स्टिल चाहे रनिंग, R2 ही रहेगा। बट इन केस ऑफ X2 मतलब X स्टैंड फॉर रिएक्टेंस, तो हमने X2 और X2R दो पैरामीटर्स बना लिए, एक रनिंग कंडीशन के लिए और एक स्टैंड स्टिल कंडीशन के लिए। तो मैं फर्दर आगे स्लाइड को बढ़ाता हूँ। तो स्टैंड स्टिल पे एफ आर इज इक्वल टू एफ, क्योंकि स्लिप 1 है, तो X2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई FR L2 हो जाएगी। लेकिन रनिंग कंडीशन पे जो आपका एफ आर है इट शुड बी रिप्लेस्ड बाई एस टाइम्स ऑफ एफ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, X2R इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ X2। इसको भी हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद कर लिया। अब
इम्पीडेंस की बात कर लेते हैं रोटर के। इम्पीडेंस नॉर्मली आप Z से डिनोट करते हो, लिखते कैसे हो, R प्लस जे टाइम्स ऑफ X। तो अगर इसको मैं अपने रोटर के पैरामीटर्स पर अप्लाई करूं तो Z2 इज इक्वल टू R2 प्लस जे टाइम्स ऑफ X2 ओम पर फेस। अब रनिंग कंडीशन की बात करूं तो Z2R हो जाएगा। Z2R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर, R2 तो चेंज नहीं होगा, प्लस S टाइम्स ऑफ X2 का होल स्क्वायर ओम पर फेस। ये आपने फाइंड कर लिया इम्पीडेंस। नाउ फोर्थ जो है आपका रोटर का पावर फैक्टर है। तो हमने एक इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, बेस उसका R2, परपेंडिकुलर उस पर X2 और हाइपोटेन्यूस उस पर Z2, और एंगल क्या हमारा φ2। तो कॉस ऑफ φ2 मतलब रोटर साइड का पावर फैक्टर, कब, जब मोटर स्टैंड स्टिल पे है। तो कॉस ऑफ φ2 इज इक्वल टू सिंपली क्या होता है, R/Z, मतलब R2/Z2। आपने वैल्यू पुट कर ली, R2 अपॉन अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर। लेकिन अगर रनिंग कंडीशन की बात करें तो कॉस ऑफ φ2R इज इक्वल टू R2 अपॉन Z2R, और Z2R क्या है, अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। अब एज रोटर वाइंडिंग इज इंडक्टिव, अब रोटर वाइंडिंग कैसी है हमारी, इंडक्टिव, तो रोटर पावर फैक्टर इज ऑलवेज इन लैगिंग, मतलब कि रोटर की वाइंडिंग इंडक्टिव इन नेचर है, और इंडक्टिव के केस में जो आपका करंट है वो वोल्टेज को लैग करता है, तो ऑब्वियस सी बात है पावर फैक्टर ऑलवेज इन लैगिंग इन नेचर होगा। देन जो आपका लास्ट और पांचवा है वो है आपका इफेक्ट ऑन रोटर करंट। तो हमने एक स्टैंड स्टिल के लिए एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया और एक रनिंग कंडीशन के लिए। स्टैंड स्टिल पे इंड्यूस ई.m.f. E2, रेजिस्टेंस R2, रिएक्टेंस X2, और करंट फ्लोइंग इन द सर्किट क्या है आपका I2। तो सिंपली I2 इज इक्वल टू E2 अपॉन अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर, S नहीं रहेगा, X2 का स्क्वायर रहेगा। अब रनिंग कंडीशन में क्या करोगे, जो E2 है दैट शुड बी रिप्लेस बाय E2R, और E2R क्या, S टाइम्स ऑफ E2, R2 चेंज नहीं होगा, X2 क्या हो जाएगा, X2R, इट शुड बी रिप्लेस बाय SX2। अब हमने I2R निकालने के लिए, तो I2R इज इक्वल टू क्या हुआ, SE2 अपॉन अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। ये बन गया हमारा रिलेशन। तो इस टॉपिक में हमने स्टडी किया कि स्लिप का रोटर के पैरामीटर्स पर क्या इफेक्ट है। स्लिप हमें अच्छे से पता है, NS माइनस NR अपॉन NS। वैल्यूज़ हम प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, माइनस भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम जरा ट्रांसफार्मर से रिलेट करेंगे, मतलब इंडक्शन मोटर एज अ ट्रांसफार्मर। तो उस टॉपिक पे जाते हैं। टॉर्क इक्वेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अभी फ़िलहाल हम अब जो टॉपिक आ रहे हैं वो है हमारा इंडक्शन मोटर एज अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हमने इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में अच्छे से स्टडी किया है, उसका प्रिंसिपल, देन वर्किंग, ठीक, और उसके सारे फेजर डायग्राम। अब इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर थोड़ा सा कंपैरिजन बिठाते हैं दोनों के बीच में। तो पहला पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा हमारा प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल वैसे इसका क्या है, इंडक्शन मोटर का हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, RMF, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ट्रांसफार्मर का क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन या फिर अल्टरनेटिंग फ्लक्स, मतलब कि आप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पर सप्लाई देते हो तो एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स मिलता है। इंडक्शन मोटर पे आप सप्लाई देते हो उसके स्टेटर पे तो आपको रोटेटिंग फ्लक्स मिलता है, ओनली डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट पे बात करते हैं, जो आपका ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड या हाई वोल्टेज लो वोल्टेज साइड एयर गैप एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इंडक्शन मोटर में स्टेटर और रोटर दोनों के बीच में एयर गैप एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे, ट्रांसफार्मर आपका कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। प्राइमरी की फ्रीक्वेंसी सेकेंडरी की फ्रीक्वेंसी सेम है, वो चेंज नहीं होती है। बट इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर, अभी जस्ट आपने स्टडी किया कि फ्रीक्वेंसी जो है
वो रोटर की और स्टेटर की अलग अलग होती है। उसके लिए आपने रिलेशन भी ड्राइव किया कि एफ आर इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ एफ, मतलब कि इंडक्शन मोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ईएमएफ एंड करंट डिपेंड्स ऑन स्लिप। नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर है वो सारी की सारी एनर्जी, मतलब जो उसको प्राइमरी साइड जो भी एनर्जी मिलेगी, टोटली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म। बट इंडक्शन मोटर में क्या है कि जो भी उसको एनर्जी मिलेगी, तो रोटर सर्किट में कुछ पार्ट तो उसका इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, जिसे आप रोटर इंड्यूस ईएमएफ बोल रहे हो, लेकिन मोस्टली पार्ट जो है वो कन्वर्ट होगा मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक, मोस्टली पार्ट जो कन्वर्ट होगा वो होगा आपका मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो ये है हमारा इंडक्शन मोटर एज अ ट्रांसफार्मर। आप एक पैराग्राफ, अगर मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही मिलेगा आपको, तो आप एक पैराग्राफ 2 मार्क्स के लिए अच्छे से लिख सकते हैं, इंडक्शन मोटर एज अ ट्रांसफार्मर। अब यहाँ लेक्चर में ख़त्म करूँगा, लेकिन ख़त्म करने से पहले हम हमेशा चीज़ें रिवाइज करते हैं। तो मैं फिर से फर्स्ट अपने पेज पे आ जाता हूँ जहाँ से मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था। तो टॉपिक स्टार्ट था हमारा, ये जो रिलेशन था S इज इक्वल टू एफ आर इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ एफ। मतलब हम क्या स्टडी कर रहे थे, इफेक्ट ऑफ स्लिप ऑन रोटर पैरामीटर्स। तो पहला पैरामीटर क्या हमारा, फ्रीक्वेंसी, रोटर की फ्रीक्वेंसी, जो कि रिलेशन क्या मिला, एफ आर इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ एफ। दूसरा हमारा पैरामीटर था रोटर इंड्यूस ईएमएफ। यहाँ पर हमको क्या मिला रिलेशन, ई टू आर इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ ई टू। तीसरा पैरामीटर था हमारा रोटर का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुआ क्योंकि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं था, लेकिन रिएक्टेंस चेंज हुआ, X2R इज इक्वल टू एस एक्स टू। इम्पिडेंस चेंज हुआ, Z2R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। पावर फैक्टर चेंज हुआ, cos ऑफ phi2R इज इक्वल टू R2 अपॉन अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। करंट चेंज हुआ, करंट आपका मिला आपको I2R इज इक्वल टू SE2 अपॉन अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। देन टॉर्क इक्वेशन हम मेरे नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी होगा। तो टॉर्क के बाद हमने पढ़ा इंडक्शन मोटर एज ए ट्रांसफार्मर। तो हमने इसमें इसका प्रिंसिपल, इसका एयर गैप, इस पर फ्रीक्वेंसी वेरिएशन और इस पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन, ये 4 पॉइंट में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए जो आप एग्ज़ाम में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे प्रिंसिपल दोनों में एयर गैप है कि नहीं, दोनों की फ्रीक्वेंसी चेंज है कि नहीं, एक में कांस्टेंट एक में चेंज, एनर्जी टोटली कितनी कन्वर्ट हो रही है। तो ये जो पॉइंट्स हैं आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।